Hello students. Today we are going or I am going to teach you new one chapter that is also theoretical chapter. Okay. The name of the chapter is theoretical base of accounting. Okay. So here first of all we come to know accounting principles. Before learning about accounting principles, I would like to explain you principles. Principles means there are some rules and regulations that controls our behavior and our style. Okay, the accounting principles are the principles or simple guidelines. Okay, accounting principles are guidelines which accounting is made more simple, practical, effective, systematic and acceptable. Means accounting principles are the guidelines generated or issued. Okay, those make the accounting more practical, more effective, more systematic and more acceptable by the world. Okay, तो प्रिंसिपल्स जो रहते हैं वो हमारी स्टाइल को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करते हैं. एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स. जैसे साइंस के अपने प्रिंसिपल होते हैं, मैथमेटिक्स के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं. प्रिंसिपल्स मींस गाइडलाइंस हाउ टू बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन. हाउ शुड द सिचुएशंस शुड बी डेल्ट बाय अस इन द डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, तो दीज आर द गाइडलाइंस. What should be our behavior in particular situation? So what we have to do in particular situation, in particular case. So these are the guidelines issued for the accountants. Okay, those make the accounting more practical, more effective, more systematic, and more acceptable by the users of accounting information. Okay, now I'm coming to explain you GAAP. GAAP is called Generally Accepted Accounting Principles. Okay, so what is this? Over the years, certain rules have been developed. Okay, over the years, certain rules have been developed, and accounting principles have been developed along with the development of the business, experience, practice, and observation. Okay, जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, we observe many things. ठीक है, बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो सिस्टम होता है, उसमें हम चेंजेस लाते रहते हैं. ठीक है, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड बाय कस्टम्स, सो मेनी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन डेवलप्ड फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज ऑफ कि वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, बिजनेस के जो सिस्टम्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं. ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम देयर वाज नो बिजनेस, सिंपली. ठीक है, दैट वाज सिंपली अ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम. देयर वाज नो क्रेडिट. ठीक है, गुड्स से गुड को एक्सचेंज किया जाता था और वहां पर उधारी जैसा कोई सिस्टम नहीं होता था. इट मीन्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो वहां पे अकाउंटिंग नाम की कोई चीज नहीं थी. जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, बिजनेस बड़ा होता गया, जहां पे उधारी भी होने लगी और कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ. वहां पे बार्टर सिस्टम के बजाय मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी को यूज किया गया फॉर द एक्सचेंज. ठीक है, इन दैट केस बिजनेस का साइज बढ़ता गया एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बढ़ते गए. तो वी फेल्ट अ नीड ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, अब चूंकि उस वक्त जो अकाउंटिंग सिस्टम था दैट वाज वेरी नैरो, वी कैन से, बिकॉज क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग नहीं करते थे. इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल सिस्टम पर, ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस नहीं था. ठीक है, बिजनेस वाज लिमिटेड टू अ सिटी और अ स्टेट और अ कंट्री, नॉट बियॉन्ड. ठीक है, तो उस वक्त जो रूल्स बनाए गए थे, उस वक्त जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे वो लिटिल बिट डिफरेंट थे. और आज जो प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, दे आर द न्यू वन वे ग्लोबलाइजेशन को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए हमें नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ऑब्जर्वेशंस, प्रैक्टिसेस एंड लाइक दिस, तो इस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अकाउंटिंग में चेंज होती जा रही है और नए नए प्रिंसिपल्स डेवलप किए जा रहे हैं. तो ये जो रूल्स हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं,
they are the simple guidelines. These rules are basis of accounting. The generally accepted accounting principles हैं, these are the rules of basis of accounting and are generally accepted by the accountant throughout the world or all over the world. Therefore, they are called as generally accepted accounting principles. ठीक है, तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इन जनरल सारे अकाउंटेंट्स जिसको फॉलो करते हैं while they do the accounting. ओके, तो ये गाइडलाइंस हैं जो वर्ल्ड के जो अकाउंटेंट होते हैं दुनिया भर में उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसे होते हैं. ठीक है, इसका बेसिक रूल ये भी होता है कि सभी का अकाउंटिंग सिस्टम जो हो वो एक जैसा होना चाहिए, ताकि जो यूजर्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द सिस्टम और अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in the same way. Okay, now there are so many principles. I have written here 12 principles, but there are more than 12 principles. ठीक है, that we will discuss later. यहाँ पे जो 12 principles हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करते जाएंगे. अब हमारे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर. ठीक है, what is accounting standard? Accounting standards are written statement having uniformity and that state the rule or set of rules. तो अकाउंटिंग जो है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रिटन रूल्स हैं जो कि बनाए गए हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज को डील करेंगे. ओके, तो देयर आर सो मैनी प्रिंसिपल्स फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम बट दे प्रोवाइड द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ऑल्सो. तो अगर हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर उसका इफेक्ट आता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसका इफेक्ट आता है. ठीक है, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो इफेक्ट आता है उसके कारण जो इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग इंटरप्रेट होने लगती है. ठीक है, तो उसी चीज को एक जैसा करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी करने के लिए उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. Every country prepare their own accounting standards because they have the different laws and customs. ठीक है, तो in India we have our own accounting standards, right? The accounting standards simply in India are issued by the Institute of Chartered Accountant with the consultation of NAFRA. NAFRA means National Financial Reporting Authority. ठीक है, तो इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, दे आर इशूड एंड डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन ऑफ नाफ्रा. ठीक है, व्हाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों होती है, यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड्स. ठीक है, एक ही मैटर पर अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज की जा सकती हैं, तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, उसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, ताकि एक पर्टिकुलर मैटर पर, एक पर्टिकुलर चीज के लिए सभी लोग एक जैसा सिस्टम फॉलो करें, जिससे कि हम अकाउंटिंग को आपस में कंपेयर कर सकें, रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकें और कुछ पर्टिकुलर असेसमेंट किया जा सके टू इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स. बिकॉज ऑफ अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको बनाएगा और वो अपने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. तो वहां पर ये होता है कि रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट जो होती है उसमें कुछ कमी आ जाती है. ठीक है, तो हर बंदा जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है उसी सिस्टम को फॉलो करेगा, उसी मेथड को फॉलो करेगा, जिससे कि स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेड और हैज बीन मेड. देन सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोवाइड किया गया है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के व्हाट इंफॉर्मेशन आर टू बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, विच शुड नॉट बी प्रोवाइडेड. तो यहां पर यह भी बताया गया कि आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी है. तो ये आपके लिए सिंपल हो जाता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस और फ्रॉम द अकाउंटेंट्स. ठीक है,
जो गवर्नमेंट चाहती है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहते हैं या जो लोन देने वाले उधार हैं वो चाहते हैं या यूजर्स जो चाहते हैं, ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली कर सके। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए ताकि अकाउंटिंग का जो प्रेजेंटेशन हो वो सिंपलेस्ट हो जाए। सिंपलेस्ट हो जाए मतलब ये है कि यूजर्स के लिए इजी गोइंग हो जाए, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। उसके बाद रिलेटेड प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशंस। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन को भी रोकने का काम करते हैं, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। एवरी इंफॉर्मेशन विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू और विच इज इम्प्लीमेंटेड और विच इज फोर्सली आपको बोला गया है कि ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी ही है और इसको किस तरीके से प्रोवाइड करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उससे ये होता है कि आपके मैनिपुलेशंस रुक जाते हैं टू सम एक्सटेंट और फ्रॉड होने की संभावना भी जो है, पॉसिबिलिटीज जो है वो कम हो जाती है। एंड हेल्प्स ऑडिटर बिकॉज ऑफ बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आफ्टर डूइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव द राइट टू ऑडिट द अकाउंट्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीए वी लर्न अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, किस तरीके से कौन सी चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, एवरीथिंग इज रेडी फॉर सीए। तो उससे ऑडिटर को अपना काम करना ज्यादा इजी गोइंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट करनी, किस किस चीज के ऊपर रिपोर्ट करना है और उन्हें क्या क्या चीज चेक करने की जरूरत ज्यादा है और किन चीजों पर वो कंसंट्रेट ना करें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दे आर मच हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग द अकाउंटिंग सिस्टम, इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड चेकिंग द फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक के बाद एक ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं इनके बारे में, बट next. Now I'm going to explain you these principles one after one. So first I'm taking business entity concept या separate entity concept. Separate entity. If you remember, मैंने आपको पहले बताया था एंटिटी का मतलब क्या होता है। एंटिटी मीन्स विच हैव इट्स ओन रिकॉग्निशन, its own identity, that is known as entity. तो separate entity का यहाँ पे जो concept है that is business has its own entity other than owner of the business. यहाँ पर जब हम business की बात करते हैं in general तो we assume कि मेरा business है because I have invested money in the business, therefore business is mine. But from the accounting point of view, business is separate from its owner. तो यहां पर ये जो दो चीजें हो जाती हैं, एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेस मैन। ये बिजनेस है और ये बिजनेस मैन है। ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल के नाम से, ओके। और इन जनरल वी से कि ये मेरा बिजनेस है और मैंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, दैट इज आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम दोनों के बीच में एक लाइन खड़ी कर देते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं, ठीक है। बिजनेस बिजनेसमैन से सेपरेट कर दिया जाता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो ही इज ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज नॉट ओनर ऑफ द बिजनेस। इन दोनों के बीच में एक लाइन आ जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो ही गिव्स मनी टू द बिजनेस। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन को क्या माना जाएगा, जस्ट मनी लेंडर। इसने बिजनेस को पैसा उधार दिया है। तो इस तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिजनेसमैन को बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं, बिजनेस का ओनर फिलहाल नहीं माना जाता है। तो इस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से हम बिजनेस को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं और बिजनेसमैन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो होगा ये कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन और बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन जो पर्सनल होते हैं दे विल बी मर्ज्ड और वहां पे अकाउंटिंग का प्रॉफिट या बिजनेस का प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन को अलग कर दिया जाता है और बिजनेस को अलग कर दिया जाता है। बिजनेसमैन को बिजनेस का क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, ही हैज गिवन द मनी टू द बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन द वन साइड, ऑन द अदर साइड इट बिकम द असेट ऑफ द बिजनेस।
असेट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था असेट कोई भी चीज हो सकती है जो कि मतलब आपकी ऐसी चीज जो आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। तो जो पैसा बिजनेस ने उधार लिया है, मींस बिजनेसमैन ने उसको दिया है, नाउ इट इज ओन्ड बाय द बिजनेस, इट इज हेल्ड इन द बिजनेस which can be utilized by the business for its own development, therefore it becomes asset for the business. So one side, the money given by the businessman to the business is asset for the business as well as liability for the business. अगर हम ऐसा नहीं मानते तो ये बिजनेस की असेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट जो होता वो यहाँ पर खत्म हो जाता और फिर हमारी अकाउंटिंग जो है वो इम्परफेक्ट हो जाती, जिसमें कि बिजनेस के प्रॉफिट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के बीच में एक लाइन डाल देते हैं, बिजनेसमैन को अलग और बिजनेस को अलग। बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि बिजनेस अपने नाम से सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, यहां पर बिजनेस मैन जो है वो बीच में नहीं आता है। ये हमारा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, जहां पे हम बिजनेस की आइडेंटिटी बिजनेसमैन से अलग कर देते हैं और बिजनेसमैन इज ओनली ट्रीटेड एज द क्रेडिटर फॉर द बिजनेस बिकॉज ही हैज गिवन certain money to the business as capital and nothing else. Okay, अब मैं आता हूं आपका दूसरा वाला प्रिंसिपल जो कि मनी मेजरमेंट है। मनी मेजरमेंट here according to this assumption, principle, concept, conventions, whatever you can call, ये सब चीजें लगभग एक जैसी हैं, although कि they have little bit difference, but they are interchangeably used for each other. तो यहां पर हम एक ही चीज मान के चल रहे हैं, चाहे उसको कन्वेंशंस के नाम से बोला जाए, चाहे कंसेप्ट के नाम से बोला जाए, या प्रिंसिपल के नाम से बोला जाए, या assumption के नाम से बोला जाए, सबका मतलब एक ही माना जाए। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो ये है कि what should be recorded in the books of account? So only those transactions and events which can be measured in money or money term, they would be recorded in the books of account only in monetary term only. Okay, तो हर कंट्री की अपनी अपनी मनी होती है, अपनी अपनी मुद्रा होती है जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे इंडिया में हम रुपया और पैसा यूज करते हैं, तो यूके में उसको पाउंड्स में डिनोट किया जाता है, तो यूएस में डॉलर को यूज किया जाता है, बट अल्टीमेटली दैट इज मनी, ठीक है। मनी के नाम अलग अलग कंट्री में अलग अलग दिए गए हैं, कोई डॉलर बोलता है, कोई पाउंड्स बोलता है, कोई रुपया बोलता है, और कोई कुछ और नाम से भी बोल सकता है। यहां जो चीज है वो ये है कि until unless the transaction cannot be measured in money, that cannot be recorded in the books. So only those transactions which can be expressed in money, which can be measured in money or money term, they will be recorded only in the books of account, because of the money is the common unit to express anything, ठीक है। और बिकॉज ऑफ बिजनेस की जो भी यूनिट्स होती हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन यूनिट्स होती हैं, दे आर डिफरेंट। जस्ट लाइक अगर आप लिक्विड का यूज करते हैं, लिक्विड का कोई बिजनेस करते हैं, जैसे दूध है, तेल है, तो वहां पर आप जो चीजें बेचते और खरीदते हैं, दे आर सोल्ड इन लीटर, गैलन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप जैसे हार्ड चीजें, किराने का सामान होता है जिसमें केजी में आप उसको खरीदते और बेचते हैं, तो सोना होता है जिसको ग्राम्स में या तोला के हिसाब से बेचा और खरीदा जाता है, तो कपड़ा होता है जिसको मीटर और मीटर के हिसाब से खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। हर एक की यूनिट अलग अलग होती है, तो इन यूनिट्स को हम डायरेक्टली आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे 10 लीटर दूध और 10 मीटर कपड़े को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट वेन एवर दे आर कन्वर्टेड इनटू मनी, दे कैन बी इजीली compared with each other. Therefore, every transaction which can be recorded in the which can be measured in the books of account will be recorded here, otherwise not. ऐसे ही जो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, दे कैन नॉट बी एड। जैसे आप लीटर को मीटर के साथ में ऐड नहीं कर सकते, बट अगर आप लीटर को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो आप दोनों को आपस में प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो मनी इज द कॉमन यूनिट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन द मॉनेटरी टर्म, मीन्स इजी गोइंग तरीके में आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं।
ठीक है। तो एवरी ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अदरवाइज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो गोइंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न। ओके, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस विल गो फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। ठीक है, बिजनेस की लाइफ वैसे तो अनसर्टेन होती है, नोबडी कैन से कि बिजनेस कब तक चलेगा, बट इन जनरल वी अज्यूम अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो दैट विल गो फॉर ए लॉन्ग पीरियड विच इज अनसर्टेन बट लॉन्ग पीरियड। According to this principle, we purchase so many assets for the business to be used for a long period. अगर हम इस कंसेप्ट के बेस पर नहीं चलते हैं तो सिंपल सी चीज है कि nobody will buy the assets to be used for long period. क्यों? क्योंकि उस असेट में जब हम बिजनेस की लाइफ को ही अनसर्टेन मान रहे हैं, बिजनेस की लाइफ को ही छोटा मान रहे हैं, तो हम असेट को एक्वायर नहीं करते हैं, पहली चीज। और इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम असेट्स और एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिसको हम जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसी चीजें जिसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट हम असेट को असेट के रूप में यूज करते हैं बिकॉज दैट विल बी यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं मानते तो हम असेट की उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते जो हम लॉन्ग पीरियड तक उसको यूज कर सकते थे, तो हमें वहां पे अल्टीमेटली उसकी सेल प्राइस, जैसे आज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए का कोई प्लॉट है, मान लो बिजनेस में मेरी शॉप है जिसकी वर्थ है सपोज करें 10 लाख रुपए, ठीक है, तो दैट इज माई असेट, दैट इज फिक्स्ड असेट। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ मैं उसको बिजनेस में यूज करता रहूंगा मतलब 10, 20, 25, 50 साल, 100 साल तक वो बिजनेस में यूज होगी, तो मैं उसको एज एन असेट बिजनेस में दिखाऊंगा। ठीक है, और मेरी जो वैल्यू रहेगी वो मैं 10 लाख ही दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि आई एम गोइंग टू शट डाउन द बिजनेस इन नियर फ्यूचर, देन द वैल्यू वुड बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ इन दैट केस आई हैव टू टेक मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम असेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर माइनस करके उसमें से डेप्रिसिएशन अगर होता है तो वो उसमें शो करते रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे असेट्स का और एक्सपेंसेस का जो डिस्टिंग्विश होता है, या अपन कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो इसी कंसेप्ट के बेस पर किया जाता है, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इन दोनों में थोड़ा सा आपस में कंट्रोवर्सी टाइप की होती है। एक तरफ वो मान रहे हैं कि बिजनेस की लाइफ जो है वो अनसर्टेन है बट लॉन्ग है, मीन्स बिजनेस विल गो ऑन एंड गो ऑन। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि बिजनेस चलता ही रहेगा तो बिजनेस के प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करना या फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि वेयर वी स्टार्टेड एंड वेयर वी आर नाउ, कहां से हमने स्टार्ट किया था और कहां आज हम हैं। लेकिन कहां आज हम हैं के लिए हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो हम उसके बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये कहता है कि बिजनेस विल गो ऑन, मीन्स हम कभी रुकने वाले नहीं हैं, और अगर रुकने वाले नहीं हैं तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम स्टॉपेज नहीं देंगे, कहीं पर रुकेंगे नहीं, तब तक की पोजीशन को कैलकुलेट करना मुश्किल। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बिजनेस की जो अनलिमिटेड लॉन्ग लाइफ है, अनसर्टेन लॉन्ग लाइफ है, एवर गोइंग लॉन्ग लाइफ है, उसको हमने छोटे छोटे इमेजिनरी पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, एंड कन्वीनियंटली इट इज कंसीडर्ड एज 12 months। एक साल को हमने अकाउंटिंग पीरियड में माना है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एंड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस और टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कि हम किस स्थिति में हैं। और until unless we come to know these things, we are unable to decide whether we should continue the business or shut down the business. Okay? तो इस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बेस पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं ऑफ कोर्स कि लाइफ ऑफ द बिजनेस इज एवर लॉन्ग, ठीक है,
बट हम अकाउंटिंग में उसको 1 साल के पीरियड में अज्यूम करके चलते हैं कि आफ्टर 1 ईयर द एक्टिविटीज विल बी शट डाउन। ठीक है, इमेजनरी शटडाउन है, वो एक्चुअल शटडाउन नहीं है। ठीक है, इमेजनरी हम उसको मान के चलते हैं कि आफ्टर 1 ईयर हम अपनी एक्टिविटीज को शट डाउन करेंगे एंड टिल दैट हम उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे और नेक्स्ट डे वी विल अगेन स्टार्ट द बिजनेस। इस तरीके से हम 1-1 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अगर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ड्यूअलिटी। कंसेप्ट ड्यूअलिटी का मतलब होता है बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं दे हैव ड्यूअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। हर ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे उसके बिजनेस के ऊपर 2 इंपैक्ट्स होंगे और वो 2 इंपैक्ट्स जो होंगे वो बिजनेस की असेट और लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ के नाम से के रूप में होंगे और असेट और लायबिलिटीज हमेशा क्या होगी, बिजनेस की बराबर होगी। whenever you do any transaction that will either increase your asset, decrease your asset, increase your liability, increase your asset, इस तरीके से आपकी जो assets और liabilities हैं after every transaction they will be equal because of this duality concept। ठीक है, और ये duality concept जो जनरेट हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यहाँ पे हमने बिजनेस को अपने आप में बिजनेसमैन से सेपरेट माना था और उसी में जहां पे मैंने आपको बताया था कि व्हेन द बिजनेसमैन पुट द मनी इन द बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, जैसे ही ये कैपिटल देता है उसको अलग कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। अब आप देखें बिजनेस की सिचुएशन, बिजनेस हैज द मनी, दैट इज असेट फॉर द बिजनेस, दिस इज वन इफेक्ट। अनदर इफेक्ट इज दैट this is also liability of the business because the money is given by businessman who is third person जिसको आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो one side the same amount is asset for the business as well as liability of the business. This is the dual effect on the business। तो duality concept जो है वो यही है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के बिजनेस के ऊपर डबल इफेक्ट होते हैं जो कि बिजनेस की असेट और लायबिलिटीज को इक्वलाइज करने का काम करते हैं या बिजनेस की असेट और लायबिलिटीज ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट के ऊपर। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ठीक है, मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कोई चीज इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है। तो मटेरियलिटी जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि एवरी मटेरियल इंफॉर्मेशन should be provided by the accountant or by the businessman to its user separately in his financial statement। ठीक है, हर मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि किसी के, मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है which can affect the decision of the user of accounting information that may be material। ठीक है, अब मटेरियलिटी जो है वो डिफर करती है बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो व्हाट यू फाइंड, व्हाट यू थिंक इट इज मटेरियल एंड इट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in respect of your business, then that information should be provided separately in the financial statement। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने हिसाब से जिस चीज को मटेरियल नहीं समझ रहे हैं बट प्रैक्टिकली दैट मे बी मटेरियल, तो वो आप स्किप अगर करते हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से तो मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ही, बट समटाइम्स मटेरियल इंफॉर्मेशन उनको भी माना जाएगा जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड की है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कि दीज इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन एनी कंडीशन। ठीक है, तो मटेरियलिटी का मतलब होता है एवरी इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट the decision of the users of accounting information that should be provided separately in the books of account or in the financial statement of that concern or that business or that company। okay, ये 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट 6 जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।